एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को। हम लोग कितने लेक्चर भाई पढ़ चुके हैं? इसके लेक्चर 3 हो गए कंप्लीट। आज हम लोग हैं 4th लेक्चर पे। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से ही शुरू करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब भी आप बुक में पढ़ने बैठोगे तो बस आपको मैग्नेटिक मोमेंट एक चीज लिखी हुई मिलेगी। मैग्नेटिक मोमेंट के साथ में आपको कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा? वही Nn+2 का। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बी का मिल जाएगा आपको बोर मैग्नेटॉन में। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, हल्का सा डेप्थ में जाएंगे। पूरा डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, पूरा डेप्थ में जाओगे तो एमएससी लेवल पे चले जाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ हल्का सा डेप्थ में जाएंगे कि क्या होता है, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, क्या प्रॉपर्टीज है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, वो कैसे आ गई, क्यों आई, और हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, लेक्चर की शुरुआत में बता दूं, चाहे आप कौन सा पेपर देने जाओ, आईआईटी जेई का पेपर देने जाओ, चाहे आप नीट का पेपर देने जाओ, चाहे आप बीएससी स्टूडेंट्स हो, चाहे आप आईआईटी जैम का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप गेट का पेपर दे रहे हो, यहां तक कि CSIR नेट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। और इस वीडियो के बाद में मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाऊं आपके लिए, जिससे आपको अंदाजा हो कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए बिल्कुल शांत कर लो दिमाग को और बहुत आसानी से पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। ये मैंने बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब तक मैग्नेटिक मोमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो चलो भाई पहले बच्चों वाली बात करते हैं जो हर किताब में लिखी हुई है। ठीक है, और वो क्या लिखी हुई है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को, इसको भी हटा दे तो बस इंट्रोडक्शन के लिए था, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है पैरामैग्नेटिक, दूसरी है आपकी डायामैग्नेटिक, और तीसरी है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में भी आपने पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं डिफाइन करूं तो डिफाइन क्या कर सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो क्या होते हैं वीकली, जो क्या होते हैं वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हर चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, अगर पूरा पूरा लिखने लगा तो 2 घंटे की वीडियो बनेगी इस टॉपिक की। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, कहानी जैसा सुनते जाओ, चुपचाप कॉपी लेकर के बैठ जाओ। पूरा लिखने का मौका दूंगा जहां पर एक बार बोर्ड भरेगा वहां पर। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब यह है कि कोई सब्सटेंस रखा था, हम उसको बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, किसी मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जहां पर वो इफेक्ट कर सकता हो, हमने उसको किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा और वो चिपक नहीं गया उड़ करके। ठीक है, अभी क्राइटेरिया बताऊंगा कि क्या होता है पैरामैग्नेटिक का और फेरोमैग्नेटिक का। तो चिपक नहीं गया, लेकिन हाँ क्या हुआ, उसके अंदर अट्रैक्शन फील किया उसने, और अगर उसने अट्रैक्शन फील किया तो वो पैरामैग्नेटिक है। सिमिलरली अगर क्या हुआ, अगर वीकली क्या हुआ, रिपल हुआ, पूरी तरीके से तो नहीं, दूर हुआ, जैसे 2 चुंबक लाते हो और देखते हो कि हाँ भाई साउथ टू साउथ ले आए तो भाग गए एक दूसरे से दूर, वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन वीकली क्या हुआ, रिपल हुआ, तो हम कहेंगे वो चीज क्या है, डायामैग्नेटिक है। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा कि अगर क्या हो, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाए, स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में एक क्या हुआ, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुआ और चिपक गया जाकर के। ठीक है, चिपकते तो खैर ये भी हैं, क्राइटेरिया अभी बता रहा हूं क्या होता है फेरोमैग्नेटिक का और पैरामैग्नेटिक का। तो अगर स्ट्रांगली बहुत ज्यादा ताकत से क्या हुआ, चिपक गया जाकर के, तो वो फेरोमैग्नेटिक है। अच्छा, एग्जांपल की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक में याद कर लो FeCO Ni। ठीक है, लोहा, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, इनमें कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब आज की ही वीडियो में डिस्कस होगा, तो बिल्कुल शांत होकर के देखते रहो बस कहानी की जैसे। तो याद क्या कर सकते हो, मैंने शुरुआत में ही कहा कि इन पेयर को ऐसे याद करो, FeCO Ni RuRHPD OSIRPT, बस ये पेयर तो आपको याद ही होने चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो कोऑर्डिनेशन में भी मात खा जाओगे और यहां पर भी मात खा जाओगे। ठीक है, तो इनको तो एक साथ याद करो। ठीक है, तो FeCO Ni ये सारे के सारे क्या है, फेरोमैग्नेटिक।
चलो भाई, एक चीज क्लियर हुई, नोट करो कॉपी पर आराम से कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस वीकली रिपल करते हैं, और फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जाम्पल के तौर पे FeCONI है। इनके एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे वो डायामैग्नेटिक होंगे। ये आपने लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी है। और केमिकल बॉन्डिंग में कब पढ़ा है? जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन खैर वहां से हमें नहीं रिलेट करना है अभी हम लोग अपने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या होना है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक क्या है? ये रखते हैं एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर FeCONI की बात करें तो यहां पर क्या होते हैं? 2 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मौजूद होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको नोट कर लेनी चाहिए। और उसके बाद में हम बढ़ते हैं कि चलो डायमैग्नेटिक की तो बात समझ में आ गई कि रिपल्सन शो करता है। अब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में कैसे अंतर करें कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा फेरोमैग्नेटिक है? क्या केवल इसी बेसिस पे हम कर दें कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड? तो देखो इसका क्राइटेरिया क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। बहुत ध्यान से सुनना और 1 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद में क्या हुआ, मान लेते हैं हम कोई एक सब्सटेंस लेकर के, मान लो लोहे की कीले ले आए, Fe की क्या ले आए? नेल्स ले आए। और उन नेल्स को हमने क्या किया? ऐसे चिपका दिया, यहाँ पर ये नेल इसमें चिपक गई आकर के। अच्छा दूसरा क्या हो, अब इस कील को हमने दूसरी कील में टच करवाया तो वो भी चिपक गई, जाहिर सी बात है। दूसरी वाली कील को तीसरी कील से टच करवाया तो वो भी चिपक गई। अब क्या किया हमने? इस मैग्नेट को गायब कर दिया, फिर भी कुछ समय तक ये तीनों कीलें आपस में चिपकी रहेंगी। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? देखिए छोटे पर खेला है हम लोगों ने, ठीक है। तो एक कील दूसरे से चिपकी रहेगी और दूसरी कील तीसरे से चिपकी रहेगी। तो फेरोमैग्नेटिक की भाई डिफिनीशन लिखो, क्या होती है कि इफ वी रिमूव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, बट सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर सम टाइम, लेकिन फिर भी उस सब्सटेंस के पास कुछ समय के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रही, तो वो 100% क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक होगा। जबकि अगर ये पैरामैग्नेटिक होता तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाई थी, इनका मैग्नेटिज्म भी गायब हो जाता। समझ गए पूरी तरीके से? बहुत आसान है। हमारे पास में क्या था, मान लो ये चुंबक था एक, ठीक है, ये एक मार्कर जो है ये चुंबक है, ये काला वाला इसका सिरा नॉर्थ पोल है, ये वाला इसका साउथ पोल मान लिया हमने। और उसके बाद में हम इसको लेकर के आए और किसी चीज के पास में इसमें लोहे की एक चीज ऐसे चिपक गई, फिर लोहे की दूसरी चीज लाई वो भी चिपक गई, हमने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, फिर भी इनका मैग्नेटिज्म गायब नहीं हुआ, यानी कि ये फेरोमैग्नेटिक है। लेकिन अगर हमें ये लेकर के आए और ये दोनों आपस में चिपके और हमने इसको हटाया, ये दोनों तुरंत अलग हो गए, विद इन अ सेकेंड ये अलग हो गए, तो वो कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक। चलो ये बात क्लियर हुई पूरी तरीके से, सारी बातें क्लियर हो रही ना धीरे धीरे कि पैरामैग्नेटिक में क्या और फेरोमैग्नेटिक में अंतर क्या है, और डायामैग्नेटिक तो क्या होने वाले हैं? रिपल ही होने वाले हैं। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसको कर लो नोट। उसके बाद में क्या करता हूं, बोर्ड को कर देता हूं पूरा साफ, और फिर शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और वो बेसिक्स होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होने का रीजन क्या है, और उसके बाद में एटम के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई नोट करो, पूरा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है और आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं कि बेसिकली अगर नॉर्मली हम मॉलिक्यूल एटम सब भूल जाओ 2 मिनट के लिए, और मैं ऐसे ही कह दूं कि भाई एक लोहे का टुकड़ा पड़ा है और वो चिपक जाता है, क्यों चिपक जाता है बताओ? ठीक है, बस ऐसे ही पूछ लिया कि लोहे का टुकड़ा अगर चिपकता है तो क्यों, तो उसका रीजन समझो पहले। बहुत प्यारा रीजन है, बहुत बढ़िया रीजन है और मजा आएगा पढ़ के। कि मान लेते हैं हमारे पास ये पूरा Fe का क्या रखा है, एक टुकड़ा रखा है इतना बड़ा, ठीक है, इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो कहोगे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ये प्योर Fe है, तो प्योर Fe का मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर 26 है। एटॉमिक नंबर 26 होने का मतलब है ये ऑर्गन 3d6 ये इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग देखें तो ये तो टोटली पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो 3d6 को बनाया 1 2 3 4, हुंड के अकॉर्डिंग भरो 1 2 3 4 5 एंड 6, इट हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं।
तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म महसूस नहीं होता। रीजन है इसका, रीजन ये है, अब ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन होने से और 4 इलेक्ट्रॉन होने से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो तो उसका कितना बड़ा फर्क है। अब देखो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसमें बहुत सारे Fe हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन तो सेम स्पिन में होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो सेम स्पिन में होंगे, हुंड का रूल कहता है। लेकिन क्या जरूरी है कि जो दूसरा Fe हो उसके भी चारों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में हो? ऐसे भी तो भर सकते हैं भाई। हुंड के रूल ने कभी ये नहीं कहा कि निगेटिव स्पिन नहीं हो सकती, उसने कहा कि सेम स्पिन होगी पहले, अपोजिट स्पिन होगी जब पेयरिंग स्टार्ट करोगे तब। तो अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6, कितना 1 2 3 4 5 एंड क्या 6, ये आ गया एक पेयर। ठीक है, तो ये भी तो Fe2+ का हो सकता है ना, स्पिन ऐसे भी आ सकती थी। तो एक पेयर आया ऐसे, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 एंड 6, और दूसरा पेयर आया ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो सारी कैंसिल हो गई, नहीं कैंसिल हो गई, सारी की सारी कैंसिल हो गई, नहीं कैंसिल हो गई, पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैंसिल है। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो ये होता है, देखो मॉलिक्यूल और एटम की टेंडेंसी है अपने आप को स्टेबलाइज करने की, और वो एनर्जी को कम से कम रखना चाहते हैं। तो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे होते हैं, आर्बिट्रेरी, जिगजैग, कोई ओरिएंटेशन नहीं, कहीं भी कोई ओरिएंटेशन नहीं, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, जब 4 4 का होता है तो इनको नाम दिया जाता है डोमेन। तो इनको नाम क्या दिया जाता है, डोमेन नाम दिया जाता है। और क्या हो अगर हम एक मैग्नेट को ला करके इनके पास रख दें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जैसे ही हम नॉर्थ और साउथ लाए, अब तो उनके कंपैरिजन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कहेंगे भाई एक तरफ लाइन लगाओ, और जो सामने से आ रहा है उसकी तरफ मुड़ जाओ अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। तो सारे के सारे डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे घूम, और जब तक ये काम रहेगा इसके पास, तब तक इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगी। अब आप लोग खुद सोचो कि अगर पूरा 4 4 5 5 का सेट घूमा है एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये मिलेगा लिखा हुआ फिजिक्स की बुक्स में। ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा डोमेन जो है वो घूम गया है, इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप जो था वो पूरा का पूरा एक मैग्नेट की तरफ क्या हो गया है, घूम चुका है अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, और उसके बाद में हम इसको हटा भी दें, उसके बाद हम इसको हटा भी दें, तब भी उनको नॉर्मल ओरिएंटेशन में आने में टाइम लगेगा। जबकि अगर 1 2 इलेक्ट्रॉन वाला होता तो सारे के सारे तुरंत बिखर जाते और उनका मैग्नेटिज्म तुरंत ही क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो ये बेसिक नीड है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी उसके अंदर क्या हो पाएगी, तभी उसके अंदर उसका खुद का मैग्नेटिज्म हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, कितने मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए यहीं तक। चलो भाई 40 मिनट का जाएगा लेक्चर ये। तो ये बात समझ में आई, इसका रिलेशन कुछ नहीं था, ये बेसिक दिमाग में बनाना है कि आपको कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाली मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाए। ठीक है, तभी बनेगा। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं केमिस्ट्री के अंदर की, क्योंकि ये तो हुआ कि हम लोग एक पूरे बल्क में बात कर रहे थे ना, कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, खूब सारे Fe के एटम है। अब अगर बात कर ले कि Fe का एटम है अकेला और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा। तो यहां पे आप लोग एक हेडिंग डाल दो, छोटा सा डायग्राम बनवाऊंगा, उसको नोट कर लेना, और यहां पर आप डाल दो क्या हेडिंग, हाउ द मैग्नेटिक कैरेक्टर और क्या लिख लो, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट्स। कैसे आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, और यहां से बिल्कुल दिमाग खोल के बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो हम लोगों को पता है कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन भरे हुए हैं, और आसपास की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन पे समझते हैं, केवल क्या करते हैं, मान लो ये एक ऑर्बिट बनाई और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, बढ़िया स्फेरिकल, ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन कितने तरीके का मोशन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन 2 तरीके का मोशन कर सकता है। पहला तो है इसका स्पिन मोशन, ये इसकी स्पिन है। अब स्पिन 2 तरीके की हो सकती है, स्पिन या तो होती है +½ या फिर होती है -½ ठीक है, अब +½ का मतलब आप क्लॉकवाइज मान लो, तो -½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, देखो ध्यान से, ये घूम रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है कि ये इलेक्ट्रॉन इस स्पिन के साथ में एक और मोशन करेगा, वो है ये, इसको हम कहेंगे कौन सा मोशन भाई, ऑर्बिटल मोशन। इसको क्या कहेंगे हम, ऑर्बिटल मोशन कहेंगे।
तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की वजह से या इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक करेक्टर दो तरीके से जनरेट होता है। पहला तो उसका स्पिन की वजह से कि ऐसे ऐसे जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक करेक्टर आएगा। दूसरा वो जो ऑर्बिटल में घूम रहा है उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक करेक्टर आएगा। इतनी बात तो समझ में आती है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को तो वो जनरेट करेगा ही करेगा, 100% श्योर। अब यहां पे समझना क्या है, यहां पे समझना है कि ऑर्बिटल मूवमेंट जो है, ऑर्बिटल मोशन, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर या एंगुलर मोमेंटम लिख लो बस, एंगुलर मोमेंटम। और किसको, एंगुलर मोमेंटम को अगर फर्स्ट ईयर में याद है तो एक क्वांटम नंबर था जो इसको क्या करता था, एक्सप्लेन करता था, वो था एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज एल। याद आया सभी को? एजीमुथल क्वांटम नंबर का काम ही था एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना। तो मतलब ऑर्बिटल मोशन को तो हम किससे डिफाइन कर लेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से डिफाइन कर लेंगे, यानी कि एल से डिफाइन कर लेंगे। अब बहुत ध्यान लगा करके सुनो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और जो स्पिन है उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा एस को, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर को। तो दोनों ही वर्ड बोलो मेरे साथ। पहले वाले को हम लोग पढ़ेंगे किससे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। दूसरे को हम पढ़ेंगे किससे, स्पिन क्वांटम नंबर से। तो अब आप एक बात बताओ, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका कुछ सोल्यूशन मिलने वाला है? नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े इसको किसके बिहाफ पे समझने जा रहे हैं, हम लोग इसे क्वांटम नंबर्स के बिहाफ पे समझने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग क्लासिकल में जाते तो मैग्नेटिज्म के लिए बस एक ही रूल था, लेंस। सबको याद है लेंस का रूल था, किसके लिए, क्लासिकल फिजिक्स में मैग्नेटिज्म को डिफाइन करना है, लेंस के रूल पे चले जो डिफाइन हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्वांटम पार्टिकल के किस में आता है, रेंज में आता है, यानी कि इसके साथ साथ दो तीन कैरेक्टर और लगे हुए होते हैं, तो इसको हम लोग क्वांटम के ही बिहाफ पे समझेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लास 10th में जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और क्लास 10th में आपको याद आना चाहिए कि अगर हम लोग एक लूप बनाए ऐसा, और उस लूप में ऐसे तार में क्या हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही, एक तार ऐसा हो, ये तार स्ट्रेट वायर, ठीक है, और इस स्ट्रेट वायर में क्या हो रही हो, आई पर करंट क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आती है, याद है किसी को? चलो नहीं याद है, याद करो कि हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था। देखो हाथ को देखो मेरे, इसको हम लोग कहते थे क्या, थंब रूल। और थंब रूल क्या कहता था कि अगर करंट अंगूठे की साइड में है, ऊपर की तरफ, तो ऐसे उंगलियां घुमाओ, ये उंगलियों का आया ना, उंगलियों का जो घुमाव आया वो ये आया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसे जाएंगी। ठीक, समझे बात को? ये अच्छा, यानी कि अगर करंट आई ऊपर की तरफ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो वो ऐसे जा रही है, ये वाली। अच्छा, अगर हाथ को उल्टा कर दे तो अंगूठा देखो नीचे चला गया। अब देखो उंगलियों की डायरेक्शन जस्ट बदल गई, यानी कि अगर करंट नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। ये तो सभी को याद है, ठीक, कि अगर भाई ऐसे गया है तो ये बनेगा, अगर आई नीचे की तरफ आया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, फिर उल्टा बनेगी। ये सभी को याद है। चलो भाई, अब इसको इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करने के लिए आपको लूप में घुमाना पड़ेगा चार्ज को, क्योंकि वो है निगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज है। तो चलो आसान करने के लिए क्या कर लो, बनाओ इलेक्ट्रॉन को मेरे साथ। वो उतना समझ में आया? ये तो केवल याद करवाया, ये तो हाई स्कूल का लिखना थोड़ी ना, लिखना इसको है कि मान लो हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन मान लेते हैं ये हो रही है क्लॉकवाइज। दूसरी कंडीशन है कि ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो रही है ये एंटी क्लॉकवाइज। एक बार है जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, दूसरी बार में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन है क्लॉकवाइज तो साउथ बनेगा ऊपर और नॉर्थ बनेगा नीचे, देख लो ये है, ठीक, ये है ना। तो अगर हम लोग कहें कि करंट ऐसे जा रहा है ये, तो हम लोग कहेंगे कि क्या कह सकते हैं भाई, क्लॉकवाइज घूम रही ना, तो क्लॉकवाइज अगर घूमा इलेक्ट्रॉन तो हमारा साउथ पोल बना ऊपर और नॉर्थ पोल बना नीचे। यही अगर न्यूक्लियस के लिए लेते तो पॉजिटिव चार्ज घूम रहा था, ठीक है, तब निगेटिव नहीं घूम रहा था, तब पॉजिटिव चार्ज घूम रहा था, तो पॉजिटिव घूमता तो नॉर्थ बनता ऊपर और साउथ बनता नीचे। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो देखो ऐसे घूमा, फिर कैसे घूमा ये, और अगर ये घूमा तो जाहिर सी बात है साउथ बना नीचे और नॉर्थ बना ऊपर। ये बनाओ अपने कॉपी पर। पहली बात ये बनाओ कि एंगुलर मोमेंटम, जो भी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो दो वजह से आएगा, पहला स्पिन की वजह से और दूसरा ऑर्बिटल मोशन की वजह से।
स्पिन की बात हमें ये याद रखनी है कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। इस स्पिन को आप लिख लो, ये है इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ स्पिन, ये है इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ स्पिन। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ये? चलो, होप करता हूं कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये क्लियर हो गया तो बस एक पॉइंट और उसके बाद में हम लोग बिल्कुल बढ़ जाएंगे उसकी तरफ कि कहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कितने बढ़िया बढ़िया आते हैं यहां से, चाहे जिस लेवल पे जाओ आप। चलो ये साफ हुआ। अब दूसरी बात करूं मैं, तो अब बात करूंगा मैं 3D 4D 5D सीरीज की। कि अगर हम लोग बात करें भाई 3D सीरीज की, देन 4D देन 5D, ये छोटी सी बात है। तो 3D सीरीज के लिए हम लोग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि स्पिन ओनली ही लेते हैं, एंगुलर क्यों नहीं लेते? तो भाई देखो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, हम लोगों ने पढ़ा है ना। ये लो सर्कल बनाओ, सब भूल जाओ 2 मिनट के लिए ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम समझ लो पहले क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है मोमेंटम P इक्वल टू mv, यही तो पढ़ा है, P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम है। तो अगर कहें एंगुलर मोमेंटम ओमेगा तो कह देंगे mv इंटू r, यानी कि रेडियस पे डिपेंड करता है। याद आया सभी को? जितनी बड़ी रेडियस, ठीक है, जितनी बड़ी रेडियस, जितना भारी पार्टिकल, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से घूमेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है कि अब इतना तो सभी को पता है कि 3D सीरीज जो होती है उसकी रेडियस कम होती है। 4D में जाते हैं तब बढ़ती है, क्या 5D में जाने पर बढ़ती है? अगर पिछला वीडियो देखा है तो कहोगे सर LA और Y का अगर छोड़ दो आप तो कहीं नहीं बढ़ती। उसका रीजन है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। सबको याद है ना, सारे टॉपिक एकदम यहां लेकर के चलो, तब आएगी समझ में केमिस्ट्री। तो यहां पर रेडियस कम होती है, तो इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते कि निग्लेजिबल होता है। अब अगर 4D और 5D की बात करें तो वहां पर तो रेडियस बढ़ गई है, तो वहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, सॉरी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, और एंगुलर में क्या होगा, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी होगा, दोनों होंगे। तो आपका जो कोर्स है, पहली बात तो इंटर का कोर्स जो 12th है, इंटरमीडिएट में BSc सेकेंड ईयर में जब ये चीज आती है तो थोड़ा सा आपको एंगुलर पे ध्यान देना पड़ता है। वैसे आपको क्या निकालना है? स्पिन ओनली, आपको निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। आपको किस पर नहीं जाना है? ऑर्बिटल पे नहीं जाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा पूरा आपको, ठीक है। जाना नहीं है वो बात अलग की है। चलो इतनी चीज और क्लियर हुई कि आपको अभी कोर्स में क्या पढ़ना है, क्या स्पिन ओनली पढ़ना होगा, ऑर्बिटल वाला नहीं पढ़ना होगा। नोट कर लो इसको भी। अब आगे बढ़े तो अब बात आती है कि कैसे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बिहाफ पे ये समझ सकते हैं कि कोई चीज डायामैग्नेटिक है या फिर कोई चीज पैरामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है। और उसके बाद में बस फॉर्मूला बता दूं और काम खत्म, ठीक है। फॉर्मूले का डेरिवेशन तो सेकेंड ईयर में ही पढ़ोगे, उसमें भी शायद ना पढ़ो। चलिए भाई शुरू करें। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल ऐसी मान लीजिए, जिसमें 5 ऑर्बिटल होती हैं, dxy dz dxz dx² y² एंड dz²। नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगले वीडियो में काम आएंगे जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ाऊंगा। यह है dxy, यह है dyz, यह है dxz, यह है dx² y², यह है dz²। अब मान लेते हैं हमारे पास में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। देखो क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? n से। तो क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो कहोगे नहीं सर n इक्वल टू 0 है। जैसे ही मैंने लिखा n इक्वल टू 0 आपका आंसर दिमाग में आया, सर ये डायामैग्नेटिक होगा, ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। समझे बात को? ये डायामैग्नेटिक होगा। अब मैं कहूं कैसे, तो बताओ आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जिसको आता हो, और जिसको नहीं आता है वो यहाँ पर देखेगी कैसे हुआ। भाई यहाँ पर बच्चा क्या कहता है कि सर एक की स्पिन है प्लस हाफ, एक की स्पिन है माइनस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो एक की स्पिन है प्लस हाफ, एक की स्पिन है माइनस हाफ। तो अभी आपने बनाया एक की स्पिन प्लस हाफ का मतलब देखो ऐसे है, एक की स्पिन माइनस हाफ का मतलब ऐसे है। इसका साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे, इसका नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, ठीक है। चलो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्शन, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्शन, कोई समस्या तो आ नहीं रही भाई, चिपके हुए रखे हैं इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। जबकि अगर ऐसा होता,
नॉर्थ टू नॉर्थ, साउथ टू साउथ, तो रिपल करता। और अगर इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठते तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। ठीक है, एनर्जी ही इंक्रीज नहीं करना चाहता वो, क्योंकि उसको चाहिए स्टेबिलिटी। और ब्रह्मास्त्र याद है, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये तो स्टेबल कंडीशन है। यहां पर तो क्या हो रहा है, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल कर दे रहा है। देन हाउ दे कैन रिपल, ये रिपल क्यों कर सकते हैं। शुरू करें, तो ये रिपल कर सकते हैं। वापस से चलो क्लास 10th में कैसे होगा, आपने पढ़ा होगा कॉइल, और वो कॉइल जब पढ़ी होगी तो आप लोगों ने इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था छोटा सा। चलो 2 मिनट के लिए फिजिक्स में चलेंगे। ये पढ़ी थी आपने, यहां पर आप एमीटर लगाते थे और उसके बाद कहते थे कि अगर सर हम लोग यहां पर एक मैग्नेट लाए नॉर्थ और साउथ का, और उस मैग्नेट को कॉइल के पास ले चले, बहुत ध्यान से समझना, पास ले चले उसकी तरफ, तो यहां पर भी क्या बन जाता है, नॉर्थ, और यहां पर क्या बनता है, साउथ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, क्या यहां पर पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, तो कहोगे नहीं सर। जब ये पास आया तब मैग्नेटिक फील्ड आई, यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब वर्ड आ गया इंड्यूस्ड, बहुत जगह लिखा मिलेगा, सुन लो 2 सेंटेंस, लाइफ टाइम के लिए इंड्यूस्ड क्लियर हो जाएगा। इंड्यूस्ड मींस क्या, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, सामने वाले के पास नहीं है, हम उसके पास से निकले, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट कर दी, तो मेरी प्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी है और उसकी प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है कि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड थी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। जब ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड में आया तो उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है और उनकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप लोग बताओ नॉर्थ टू नॉर्थ क्या होगा, कहोगे सर रिपल्सन। ठीक है, नॉर्थ टू नॉर्थ क्या होगा, रिपल्सन। जबकि हम लोगों ने फिजिक्स में ये भी पढ़ा था कि अगर हम लोग इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड में रख दें फिर इसको दूर ले जाएं, तो अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, मतलब हर हालत में हमें फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसी से ये एमीटर क्या होता था, ऐसे ऐसे घूमता था और हम कहते थे भाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट इसमें बन रहा है। ये वाला प्रैक्टिकल तो याद है ना, छोटे पर का, कक्षा 10 का है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो भले ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो। अच्छा अब एक बात बताओ, लकड़ी अगर होती तो क्या होता, तो नहीं होता। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरी थे, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रिक्वायर्ड थे ही। तो भाई अगर हम लोग बात करें किसकी, डायमैग्नेटिक की, तो वहां पर भले ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ऐसे, लेकिन क्या उनकी कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड है। और जब भी कोई क्या आएगा, जब भी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वो क्या बनाएंगे, पूरी तरीके से तो नहीं, हट तो नहीं जाएंगे, लेकिन रिपल्सन जरूर शो करेंगे, और उसका रीजन है सेम पोल के फॉर्मेशन का होना। ठीक, चलो ये बात समझ गए। अब अगली बात और अंतिम बात आ गई वीडियो की, और वो ये है कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा। तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास में ये डी ऑर्बिटल हमने मान ली, चलो वापस किसकी मान ले, एक वाले की माने, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कहोगे सर n इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ, n इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ। तो अब देखो यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट, क्या यहाँ कैंसिल आउट तो नहीं है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये अलाइन हो जाएगा, और अलाइन होगा तो अट्रैक्शन फील करेगा। अब एक है बेचारा अकेला, तो कितना अट्रैक्शन फील कर लेगा, तो क्या होगा, वीक अट्रैक्शन। क्या होगा, वीक अट्रैक्शन, और कैटेगरी हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। ठीक, और अगर हम लोग इसी की जगह पर केस लेते कौन सा, 1 2 3 4 5, ये वाला 1 2 3 4 5 कौन सी स्टेट है ये, Fe2+ स्टेट। अब ये बताओ ये होता है क्या, फेरो। रीजन है 5 इलेक्ट्रॉन और पांचों के पांचों अनपेयर्ड, तो पांचों के पांचों अनपेयर्ड, तो किसी की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो यहां पर अगर स्पिन देखते तो होती सर +½ और अगर यहां पर स्पिन देखते तो होती 5 × 1/2, यानी कि स्पिन होती 2.5। ठीक है, स्पिन क्या होती 2.5। तो स्पिन की वजह से ही तो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, प्रकट होता है। तो जितनी ज्यादा स्पिन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसको भी नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़े। चलो 29 मिनट हो गए, वीडियो रुक जाएगा, मर्ज कर लेते हैं आगे की। हाँ भाई चलो शुरू हो गया। अब इसको और नोट करो और तब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी है फॉर्मूला, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करें
और क्वेश्चन भाई साहब यहीं से आता है। आपको कुछ ना पता हो कि स्पिन मूवमेंट क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है तो कहां से जनरेट होता है, कुछ भी ना पता हो, केवल आपको क्या पता हो, फॉर्मूला पता हो, आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला फिर आज याद करोगे, कल भूल भी जाओगे, ये भी बात है। तो बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर हमें मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना हो, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हमें फाइंड करना हो तो इससे पहली बार रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, कई जगह पर लिखा होगा म्यू बी, ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन में आती है इसलिए म्यू बी लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस 2, जिसको हम कहते हैं एन इक्वल टू है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। जबकि अगर आपने ये चीज ध्यान दी हो कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, ऐसे ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों चीजें होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए था? दोनों चीजें होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं स्पिन पार्ट भी होना चाहिए था और कहीं ना कहीं इसका ऑर्बिटल पार्ट भी होना चाहिए था। तो रियल फॉर्मूला जो है वो ये है। चलो इसको एक बार साफ कर दें फिर लिखें, कर लो ऐसे ही कर लो, इसको हटा दो बस। चलो, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट का रियल फॉर्मूला है वो है म्यू एस प्लस, इसको म्यू एस ही लिखना तो सबसे परफेक्ट रहेगा, क्योंकि यहां से आप क्लियर कर लोगे कि आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड कर रहे हो। तो म्यू एस का मतलब है स्पिन, थोड़ा सा बड़ा लिखूं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक। और दूसरा आएगा म्यू एल, और म्यू एल है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। फॉर्मूला होता है अंडर द रूट 4s s प्लस 1 प्लस l l प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो देखा ही नहीं, हमने तो ये देखा था किताब में। तो अभी देखो यहीं से ये वाला फॉर्मूला आएगा जब हम लोग स्पिन ओनली पर चलेंगे, ठीक है। तो 4s s प्लस 1 प्लस l l प्लस 1, तो यहां पर इस s को क्या कर लो, कैपिटल S कर लो थोड़ी देर के लिए, ये भी कैपिटल S और ये भी कैपिटल S। तो S है क्या? S है टोटल स्पिन, टोटल स्पिन ऑफ किसकी? इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जाहिर सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबकी तो नहीं जोड़ देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख दो नहीं तो भूल जाओगे सब लोग, ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और L क्या है? L है सम ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या है? सम ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपको पता है कि -L2 प्लस L तक हम जाते हैं, तो अगर हमारे पास में क्या हो, देखो ध्यान से क्या हो सकता है, अगर हमारे पास में हम p ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये होगा -1, ये होगा 0, ये होगा +1। जोड़ लो जरा सबको, तो -1 + 0 + 1 क्या हो गया? 0 हो गया। -1 0 + 1 क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां पर देखो तीनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसी होगी कि इनका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या ध्यान देना होगा? केवल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पे। इसलिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कर दिया जाता है? निग्लेजिबल होता है और उसे हटा दिया जाता है। हायर क्लासेस में नहीं हटाया जाएगा, ये भी समझ लो। फिर तो आप पहुंच गए कहां पर? फिर आप पहुंच गए MSc लेवल, लेपोल्टे सिलेक्शन रूल पढ़ो जाकर के, तब पता चलेगा कि कब हटाएं और कब ना हटाएं, ठीक है। तो चलो भाई पहले इतना याद करो, इतना याद क्या करो, समझो, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले थोड़ी देर के लिए क्या, कि अगर मैं कह दूं आपसे, अगर मैं आपसे कह दूं ये कि इफ कैपिटल L इक्वल टू 0 देन म्यू एल इक्वल टू 0। अगर कैपिटल L की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 है, दोनों बातें सही हैं। तो अगर मैंने कहा म्यू इफ L इक्वल टू 0 देन म्यू एल इक्वल टू 0, और इसको इस वैल्यू में पुट कर दो, देखो म्यू एल तो 0 हो गया, तो बचा क्या? केवल म्यू एस, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, और उसका फॉर्मूला आ गया 4s s प्लस 1। क्या आ गया? 4s s प्लस 1, क्योंकि L की जगह 0 रखा, पूरा का पूरा टर्म एलिमिनेट। दूसरी बात याद करो, अगर हम लोगों को केवल म्यू एस निकालना है तो हम इतने पार्ट से निकाल सकते हैं, अगर हमें पूरा निकालना है तो हम इतने पार्ट से निकाल सकते हैं। अगर आप कभी ऐसा हुआ कि कोई पेपर देने गए और वहां पर उसने क्या कह दिया, अगर उसने कह दिया पूरी तरीके से कि स्पिन प्लस ऑर्बिटल निकालो, तो आपको चिंता नहीं कि आपको फॉर्मूला नहीं आता है, आप यहां से निकाल सकते हो। जनरली आएगा क्या? स्पिन ओनली ही आता है, ठीक है। तो चलो यहां तक की बात हो गई। अब फिर वही बात कि ये फॉर्मूला कहां गया? ठीक है, तो गायब हो गया। तो अब इससे हमें लाना है ये। तो चलो सब कुछ एक बार साफ कर लेते हैं वापस से, और म्यू एस इक्वल टू 4s s प्लस 1 से n प्लस 2 तक पहुंचते हैं किसी तरीके से।
चलें, तो हम लोगों ने पढ़ा कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस इक्वल टू होता है अंडर रूट 4 एस एस प्लस 1, ये होता है। और मैंने कहा कि एस है टोटल स्पिन, एस क्या है? टोटल स्पिन, समझ गए ना? तो अब एक बात बताओ कि अगर एक अनपेयर्ड हो, इफ n इक्वल टू 1, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, तो स्पिन क्या हो गई? हाफ, चलो प्लस हाफ मान ली बस। अगर n इक्वल टू 2 है तो s इक्वल टू क्या हो गई? 2 इंटू हाफ यानी कि 1। अगर n इक्वल टू 3 है, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों की भाई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, या तो लिखो 3 इंटू 1/2 यानी कि 3/2 है। ये बात तो समझ रहे हो? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई बाई 1/2 उनकी स्पिन आ गई, ठीक है। तो अगर मैं कहूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n, तो इनकी स्पिन बताओ क्या होगी? तो कहोगे s इक्वल टू होगी n इंटू 1/2, s बराबर होगा n इंटू 1/2, जिसको नॉर्मली n/2 लिख सकते हैं। तो जरा कैपिटल S की जगह पर कैपिटल S है टोटल स्पिन, और अब हम निकाल रहे हैं कि टोटल स्पिन को हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के टर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो S की वैल्यू 1/2 है, अगर n इक्वल टू 2 है तो कैपिटल S की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 1/2 है। अगर n इक्वल टू 3 है तो कैपिटल S इक्वल टू 3 इंटू 1/2 है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n है तो S इक्वल टू n इंटू 1/2 है। उठाओ बच्चों लोग और पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या आएगा? म्यू S इक्वल टू अंडर द रूट 4 इंटू n/2 अंडर ब्रैकेट n/2 प्लस 1, ये आ गया। अब एक काम करो, जो मैं बता रहा हूं अब वो करो, कैलकुलेशन पे मत जाओ, जो मैं बता रहा हूं वो करो कि 1/2 को जबरदस्ती कॉमन लेके बाहर निकाल दो। जबरदस्ती कॉमन लेना आता है ना सबको? चलो सिखा देता हूं कि मान लो हमने लिखा ये x प्लस 1 कुछ कॉमन नहीं है, हमें 1/2 कॉमन लेना है, तो हमने यहां लगाया 1/2 और यहां लिख दिया 2x प्लस 2। ये लो, कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस चीज से अंदर क्या करते चलो? डिवाइड करते चलो, बस। तो अगर 1/2 को खींच के बाहर निकाल दें, ठीक है, 1/2 यहां से तो साफ हट गया, अब वहां 1/1/2 करो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जाकर के। चलो भाई, अब इतनी मैथमेटिक्स याद आनी चाहिए इंटरमीडिएट में हो। तो म्यू एस इक्वल टू क्या करा हमने? अंडर द रूट 4 इंटू n/2 तो था ही, ये वाला 1/2 और निकाला, तो अंदर क्या बचा? 1/2 साफ निकला, n बचा, प्लस 1/2 से अंदर क्या हुई? अंदर डिवाइड हुई जाकर के, तो क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखो 2 2 और 4 कैंसिल आउट, तो म्यू एस इक्वल टू निकल के आया अंडर द रूट n प्लस 2। क्या निकल के आया? अंडर द रूट n प्लस 2 bm। bm का मतलब बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आपका हर जगह पर अप्लाई होगा। क्लियर पूरी तरीके से? यहां पर ही आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लेक्चर क्या होता है? ये खत्म होता है। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ? PYQs के साथ, कि किस तरीके के क्वेश्चन यहां से आए हैं। वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 5, और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड एंड कलर स्पेक्ट्रा। तो बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है यार, इन टॉपिक्स को कतई स्प्लिट मत करना। वीडियो चाहे जितना लंबा हो जाए, ये टॉपिक्स आपको BSc तक साथ देंगे, MSc तक साथ देंगे, अगर आप एक बार पढ़ लोगे इनको, ठीक है। तो इन वीडियोस को शेयर करते रहो, जितना मैक्सिमम हो सके, जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाओ। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।